जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग एनालिसिस, जिसमें हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2024 के सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की हमारी पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर का आज हम रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो हमारा 25वां वीडियो है रीजनिंग एनालिसिस का। इससे पहले हमारे 24 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को भी देख लेते हैं तो मेरा आपसे पक्का वादा है कि आपको रीजनिंग में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और जब भी आप सीएचएसएल का पेपर देने जाएंगे तो आपके 25 में से 25 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देखें और पेपर का पैटर्न समझें। पेपर में वो आपसे किस तरीके का एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, तो आप फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में बिलियन को 3264581 क्या हमारे पास है? बिलियन BILLION। बिलियन को क्या लिखा है? बिलियन को हमारे पास लिखा है 3, 2, 6, 4, 5, 8 और 1। ठीक है, इसके बाद मिलियन को उसने लिखा है MILLIO और फिर N। ठीक है, मिलियन को उसने क्या लिखा है? मिलियन को लिखा है 3, 2, 4, 9, 5, 8, 1। तो उस कूट भाषा में M को कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको इस तरीके का पेपर में सवाल मिले तो आप दोनों मिलियन और बिलियन को इस तरीके से लिख लें। इनकी जगह पे कोई और भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख लें आमने सामने। फिर हम देखेंगे दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है। दोनों में हमारे पास कॉमन है, यहाँ देखेंगे बिलियन में तो ILLION कॉमन है। इसके बाद इसमें भी ILLION कॉमन है। जब हमारे पास 3 अक्षर कॉमन हो गए तो 3 अक्षर से हम 6 अक्षर इसमें हो गए और 6 अक्षर इसमें हो गए। तो अब हम देखेंगे अक्षरों के बदले में संख्याएं हमारी कौन कौन सी कॉमन है। सबसे पहले हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 को हमने हटा दिया। फिर 2 है तो 2 को भी हटा देते हैं हम दोनों तरफ से। फिर हमारे पास 4 है तो 4 को भी हम हटा देते हैं। फिर हमारे पास 5 है तो 5 को हमने हटा दिया। फिर हमारे पास 8 दोनों में है तो 8 को हटा देंगे। फिर हम 1 को हटा देंगे। ठीक है, अब इस वाले में बिलियन में बचा हमारे पास 6 और मिलियन में बचा हमारे पास 9। ठीक है, तो हम कहेंगे M के लिए हम 9 लिख सकते हैं और B को हम 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है M का, तो फिर M को 9 लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम कॉमन देखते हैं और फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति X निहित है, गूढ़न की अनुमति नहीं है। ये हमारा K टाइप की जो आकृति है ना, ये हमारी X आकृति है। X मतलब कोई आकृति है। K टाइप की ये आकृति दी है हमें। अब हमें देखना है इन 4 ऑप्शनों में से K वाली आकृति हमारी किस ऑप्शन में छुपी हुई आकृति है। और हमें जो A वाली जो आकृति दी होती है ना, ये हमारी क्या है? चारों ऑप्शनों में छुपी हुई आकृति होती है। तो बस हमें उसी छुपी हुई आकृति की पहचान करना है। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हमारी इस तरीके से छुपी हुई आकृति आ रही है। ठीक है, जो प्रश्न आकृति से पूरी मिल रही है, तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि क्या कह रहा है, हमारे पास समुच्चय कौन कौन से हैं? 2, 3 और 36। ठीक है, उसके बाद है 1, 7 और 49। ठीक है, ये दोनों हमारे पास समुच्चय दिए हैं। अब हमें देखना है इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? संख्या है 2, 3 और 36। ठीक है, तो 2 और 3 का हम करेंगे गुणा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6। और 6 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। यानी कि शुरुआत की दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद उसका वर्ग कर देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार 1 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और 7 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49। इसी प्रकार हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला देखेंगे तो 9 और 1 इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 81। और हमारे पास ऑप्शन में दिया है 59, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन को देखेंगे 3 और 5। 3 और 5 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15, और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 225। कितना मिलेगा? 15 का स्क्वायर 225 तीसरी संख्या के रूप में दिया है। तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए।
श्रृंखला हमारे पास दी है 69, 78, 103 और 152, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस श्रृंखला में हम क्या करेंगे, श्रृंखला में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो 69 और 78 यहाँ हमारा डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा 9 का, यानी कि 9। फिर 78 और 103 में देखेंगे डिफरेंस हमारा कितना है, यहाँ हमारा डिफरेंस है 25 का। फिर 103 में और 152 में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितने का है, यहाँ हमारा डिफरेंस है 49 का। अब हम क्या देख रहे हैं, ए वाला जो 9 है ना, ए हमारा 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का वर्ग है। ए 25 हमारा 5 का वर्ग है, ठीक है, और ए 49 हमारा 7 का वर्ग है। तो जब 3 है, 5 है और 7 है, तो इसके बाद जब अगली संख्या होगी तो वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2 जुड़ रहा है। तो 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और जब 152 में हम 81 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 152 में 81 जोड़ने पर हमें मिलेगा 233। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कितना मिलेगा 233, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि ये जो हमारे पास शब्द युग्म दिया है ना, इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो हम यहाँ देखेंगे संलग्न और सम्मिलित, इन दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, यानी कि सेम पैटर्न पर आधारित हैं, इन दोनों के अर्थ एक समान होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इन 4 ऑप्शनों में से किन 2 शब्द युग्मों का अर्थ एक ही होगा। तो पहला हम देखेंगे संपूर्ण और दूसरा है हमारे पास टुकड़ा। तो संपूर्ण और टुकड़ा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर पहला वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरे को देखेंगे, दूसरा है हमारा विभिन्न और विविध, तो इन दोनों का अर्थ हमारा एक ही होता है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 को अगर देखेंगे सुरक्षित असुरक्षित, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये वाला भी कैंसिल। फिर सिकुड़ना और बढ़ना, ये दोनों भी अपोजिट हैं, तो फिर इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो फिर हमारा दूसरा ही सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं हमें जो शब्द युग्म दिया है ना, उनमें क्या संबंध है, और उनमें जो संबंध होगा ना, वही संबंध हमारे ऑप्शनों में से किसी भी एक शब्द युग्म में होगा, बस हमें उसी को चेक करना रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही सरल सवाल है। यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 16 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 16 हमारे पास कहाँ दिया है, 16 हमारे पास दिया है इस वाले फलक पर, तो 16 के विपरीत संख्या हमारे पास हो जाएगी 14, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, 16 के विपरीत हमारे पास संख्या हो जाएगी 14। अब अगर उसने आपसे पूछा 11, 11 के विपरीत क्या संख्या होगी, तो 11 के विपरीत हो जाएगी 12, ठीक है, 11 के विपरीत क्या हो जाएगी 12। और अगर पूछता है 15, तो 15 के विपरीत हो जाएगी 16, 15 के विपरीत क्या हो जाएगी, 15 के विपरीत हो जाएगी 16। इसी प्रकार 16 के विपरीत 15 हो जाएगी और 12 के विपरीत 11 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। ये सवाल तो देखते से ही हल हो जाता है, इसमें पेन और पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि हमारे पास 4 अक्षर समूह दिए हैं, इन 4 अक्षर समूहों में से कोई भी 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है, मतलब कि उन तीनों में एक सा नियम लगेगा, और चौथा एक इसमें अलग होगा जिसमें उन तीनों जैसा नियम नहीं लगेगा। तो बस हमें उसी चौथे की पहचान करनी होती है। जब भी आपको वर्णमाला संबंधित अक्षर समूह दिया हो तो आप इनके सबसे पहले क्रम लिखेंगे, बिना क्रम लिखे आप इनके बीच में देख नहीं पाएंगे क्या इनमें नियम लग रहा है। तो पहले वाले में देखेंगे आर, आर का क्रम होता है हमारे पास 18। फिर हम देखेंगे ओ, ओ का क्रम कितना है 15, ठीक है। फिर देखेंगे एस, एस का क्रम है हमारे पास 19, ठीक है। अब हमें चारों के क्रम लिखने पड़ेंगे। तो ई का क्रम हमारे पास आएगा 5, बी का क्रम आएगा हमारे पास 3 और डी का क्रम आएगा हमारे पास 4, ठीक है। इसी प्रकार एल का क्रम आएगा हमारे पास 12, एल का क्रम कितना 12। फिर है आई, आई का क्रम होगा हमारे पास 9 और के का क्रम होगा हमारे पास 11। फिर देखेंगे चौथे वाले शब्द युग्म में, चौथे में सबसे पहले है पी, पी का क्रम होगा हमारे पास 16। फिर देखेंगे एम, एम का क्रम होगा हमारे पास 13। फिर बचा है ओ, ओ का क्रम 15। अब हम देखेंगे इनमें क्या नियम लग रहा है। तो 18 और 15 यानी कि माइनस का 3 हो रहा है यहाँ, और 15 और 19 तो प्लस का 4 होगा यहाँ, ठीक है।
अब हम देखेंगे 5 और 3, 5 और 3 में होगा माइनस का 2, 3 और 4 में होगा प्लस का 1, ठीक है। इसी प्रकार 12 और 9, 12 और 9 में हम देखेंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 3, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। फिर देखेंगे 16 और 13 में माइनस का 3 होगा हमारे पास, फिर 13 और 15 यहाँ हमारा होगा प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 होगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कुछ गड़बड़ है सवाल में हमारे पास। गड़बड़ हमारे पास सवाल में क्या था, दूसरा वाला शब्द युग्म है ना, इसमें बी है, बी का क्रम होगा 2, यहाँ हमने लिख दिया है गलती से 3, ठीक है। तो 2 जब क्रम होगा तो 5 और 2 के बीच में अंतर हो जाएगा 3 का, और 2 और 4 के बीच में अंतर हो जाएगा प्लस का 2। तो हमें दिख रहा है इन तीनों में माइनस का 3, इन तीनों में प्लस का 3, मतलब एक सा नियम लग रहा है। और पहले वाले में हमारा नियम बदल गया, क्योंकि -3 हो रहा है लेकिन +2 की जगह प्लस का 4 आ रहा है। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं, और आपको इनके क्रम बड़े ही सावधानी पूर्वक लिखने होते हैं, क्योंकि जरा सी अगर गलती हो गई तो आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो एक श्रृंखला दी है हमारे पास, श्रृंखला क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिया है हमें 24, फिर दिया है 40, फिर है हमारे पास 56, फिर है हमारे पास 72, फिर है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है 104। इस श्रृंखला में हमें देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अंतर देखेंगे, अंतर 24 और 40 में अंतर होगा हमारा 16 का, फिर 40 और 56 में भी अंतर हमारा 16 का होगा। इसी प्रकार 56 और 72 में अंतर हम देखेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 72 और प्रश्नवाचक, फिर प्रश्नवाचक और 104 में अंतर देखेंगे। जब हम देख रहे हैं इन तीनों में अंतर एक समान लग रहा है, तो फिर यहाँ भी अंतर हमारा 16 होगा और यहाँ भी अंतर हमारा 16 होगा। अब देखेंगे 72 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कितना 88, कितना 88, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 88 में जब ए वाले 16 जोड़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक 104 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला हमारे पास क्या दी है, सबसे पहले इसके जब तक हम क्रम नहीं लिखेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं बनेगा, और पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करते हैं। तो जी का क्रम कितना होगा हमारे पास, जी का क्रम होगा 7, फिर है के का क्रम होगा हमारे पास 11, ठीक है। इस तरीके से तुलना करेंगे हम। फिर के बाद है हमारे पास ओ का क्रम होगा हमारे पास 15, 15 के बाद एस का क्रम होगा हमारे पास 19। फिर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में भी प्लस का 4 होगा। फिर यहाँ जब प्लस का 4 होगा तो फिर अगली जो संख्या आएगी ना उसमें भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो 19 और 4 हो जाएंगे हमारे 23, और 23 पे हमारा होता है डब्लू। क्या होता है, डब्लू। तो डब्लू हमें केवल और केवल ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब पहला अक्षर डब्लू है और तीसरा अक्षर हमारा जेड है, तो तीसरे को चेक नहीं करेंगे, हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा हैगा हमारा डी, डी का क्रम होगा हमारे पास 4, फिर है एच, एच का क्रम होगा हमारा 8, फिर है एल, एल का क्रम होता है 12, फिर है हमारे पास पी, पी का क्रम 16, फिर है हमारे पास प्रश्नवाचक। फिर यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी अंतर हमारा 4 का ही निकल के आ रहा है। तो जब इन तीनों में 4 का अंतर हो रहा है तो अगला भी जब 4 का अंतर होगा, 16 और 4 हो जाएंगे हमारे 20, 20 पे हमारा क्या होता है टी। तो डब्लू और टी यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगली जो अक्षर होगा नाम वो हो जाएगा जेड, ठीक है, ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि हमारे पास ये जो एक्स आकृति दी है ना, इस एक्स आकृति को हमें देखना है हमारे पास इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है, ठीक है। और ये छुपी हुई आकृति है, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारी ये आकृति छुपी हुई आकृति के रूप में है। किस तरीके से छुपी है वो हम बता रहे हैं आपको। ये हमारी छुपी हुई है यहाँ, फिर ऐसे, फिर ए वाली लाइन और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्स जो आकृति है ना वो ऑप्शन नंबर 4 में छुपी हुई है। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 19 फरवरी 2004 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, 19 फरवरी 2004 से लेकर 19 फरवरी 2019 तक हम विषम दिनों की संख्या देखेंगे, 2019 तक। ठीक है, तो विषम दिनों की कुल संख्या निकालेंगे 2004 और 2019 तक। कुल वर्ष हमारे कितने हो गए, कुल वर्ष हो गए हमारे पास 15। तो एक साधारण वर्ष का एक विषम दिन होगा, तो 15 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 15। ठीक है, अब इन 15 वर्षों में हमारे क्या है, लीप वर्ष भी पड़ेंगे बीच में। तो जो हमारा लीप वर्ष होगा ना, उसमें हमारा एक विषम दिन ज़्यादा होता है। तो विषम दिन हम देख लेंगे कितने हैं हमारे ज़्यादा, उसकी गणना हम कर पाएंगे बीच में लीप ईयर को देखकर। तो एक तो हमारा 2004 ही लीप ईयर है, क्योंकि इसकी 19 फरवरी है। 19 फरवरी के बाद अभी 28 फरवरी आनी बाकी है। तो पहला हमारा जो लीप ईयर होगा ना, वो होगा हमारा 2004। ठीक है, फिर इसके बाद होगा 2008, 2008 के बाद 2012, फिर 2012 के बाद 2016। ठीक है, ये 4 हमारे लीप ईयर हो गए। ठीक है, इन 4 लीप ईयर में हमारे 4 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो 4 दिन हम यहाँ रख देंगे। तो कुल विषम दिन आ गए हमारे पास कितने, 19। ठीक है, 19 आ गए। 19 में जब हम और विषम दिन निकालेंगे तो 7 का लगाएंगे भाग, तो भाग जाएगा हमारा कितना, 2 बार 14। तो शेष बचेगा हमारे पास 5। इस 5 को अभी हम ऐसा रख देते हैं। अब हमें चलना है 19 फरवरी से 2 मार्च तक। तो 19 फरवरी से 2 मार्च तक कुल विषम दिन कितने हो गए, फरवरी हमारी होगी 29 की। फरवरी हमारी 29 की नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि ये 2019 हमारा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 की। बस आपको यही बात याद रखना है। ठीक है, तो फरवरी में अब दिन बचे हमारे पास 28 की फरवरी, तो दिन बचे हमारे पास 9। कितने बचे दिन, 9। और मार्च में हमें कितने दिन चलना है, मार्च में हमें चलना है 2 दिन। तो कुल दिन यहाँ पर हो गए हमारे पास 11। 11 में से भी जब विषम दिन निकालेंगे तो 7 का भाग लगाएंगे, बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, 4 विषम दिन बचा। अब 5 यहाँ अकेला है और 4 यहाँ अकेला है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो कुल विषम दिन हमारे पास कितने हो गए, 9। 9 विषम दिन हो गए। अब इसमें से फिर हम विषम दिन निकालेंगे तो 7 का लगाएंगे भाग। अब हमारा जो अंतिम विषम दिन बचेगा वो बचेगा हमारा 2। कितना बचेगा, 2। बहुत ही घुमा फिरा के सवाल हो गया है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके अवश्य देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि पहला स्टेप कौन सा है और स्टेप बाय स्टेप सवाल कैसे हल हो रहा है। ठीक है, फिर अंतिम विषम दिन हमारे ये 2 आ गए ना, इस 2 को हमें इस गुरुवार में जोड़ देना है। तो गुरुवार में जब हम 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। हमारे पास एक अक्षरों के संयोजन की एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कुल अक्षरों की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षर हमारे पास हैं 16। ठीक है, 16 अक्षर हैं। तो 16 अक्षरों को हम क्या करेंगे, 4-4 के अक्षरों के रूप में 4 भागों में हम तोड़ देंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मेशन बनाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ 15 अक्षर होते तो हम उनको 5-5 अक्षरों के रूप में 3 भागों में तोड़ते, या फिर 3-3 अक्षरों के रूप में 5 भागों में तोड़ते। जिस तरीके से आपकी श्रृंखला कंप्लीट हो जाए उतने भागों में हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर को हम 4 अक्षरों के रूप में 4 भागों में तोड़ेंगे। तो पहला भाग बनेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा भाग हमारा बनेगा यहाँ, फिर तीसरा भाग आएगा यहाँ। अब इनको हम लिखते कैसे हैं, इनको लिखेंगे ए, पहला भाग जब लिखा जाएगा, बी, सी, और फिर उसके बाद डैश। फिर दूसरा भाग हमारे पास क्या है, सी डैश डबल सी। तीसरा भाग है हमारे पास डैश, डी, सी और बी। फिर देखेंगे हमारे पास चौथा भाग है जी डैश सी और ए। ठीक है, अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो हमारी इस तरीके से सीरीज कंप्लीट होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी श्रृंखला कंप्लीट होगी अगर, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा क्या, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए आप, जैसे ए है, ए का क्रम होगा हमारे पास 1। ठीक है, सी का क्रम होगा हमारे पास 3, और जी का क्रम कितना होगा, जी का क्रम होगा 7। यहाँ हमारे 2 जुड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ 2 जोड़ेंगे अगली संख्या में, फिर यहाँ 2 जोड़ेंगे, तो फिर यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5। और 5 पे कौन सा अक्षर होता है, 5 पे अक्षर होता है ई। ठीक है, 5 पे क्या होता है, ई। ठीक है, तो
तो हमारा ए वाला अक्षर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कहाँ हमारे पास इन चारों में सी है, तो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे यहाँ हमारे पास बी है, बी का क्रम होगा 2, ठीक है। फिर डी का क्रम होगा 4, बीच में 1 बचा है, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ बचा है, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 3 पे हमारा क्या हो जाएगा सी, और 5 पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा हमारे पास ई, ठीक है। इस तरीके से फिर सी वाले में हमें चेक नहीं करना है। फिर हम देखेंगे सी का क्रम हो गया हमारा 3, बी का क्रम हो गया 2, ए का क्रम हो गया 1, तो 1 2 3, तो फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 4 पे अक्षर होगा हमारा डी। अब श्रृंखला हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहला भाग जो होगा ना, पहले भाग में हमारा पहला अक्षर कौन सा आया है, पहला अक्षर आया है डी। फिर दूसरा भाग है हमारा ए वाला, दूसरे भाग में हमारा कौन सा अक्षर आया है, केवल सी, तो डी के बाद आ जाएगा सी। फिर तीसरे भाग में हमारा अक्षर आया है ई, तो ई को लिख देंगे यहाँ पर हम। फिर चौथे भाग में अक्षर आया है हमारा ई, तो क्या हो गया हमारा डी सी डबल ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ई जे के एल एम और पी अंकित हैं। निम्न आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर एम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे अगर, तो आपको एम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, एम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे फिर जब एम दिख ही नहीं रहा है हमें, तो उसके विपरीत हम कैसे निकालेंगे। तो उसके विपरीत निकालने की कंडीशन ये है कि जो आपको दिख नहीं रहा है और उसके विपरीत पूछा है, तो जिस अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, कहने का मतलब जो अक्षर हमारा डबल बार रिपीट हो रहा हो, तो वही अक्षर हमारा जो दिखता अक्षर नहीं है उसके विपरीत हो जाता है। तो एम के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा जे, क्योंकि जे की यहाँ पुनरावृत्ति है, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। और अगर आपसे पूछता वो कि जे के विपरीत क्या होगा, तो जे के विपरीत यहाँ फिर वो एम देता, ठीक है, एम देता, तो फिर हम एम निकाल लेते। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पिता है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। उपरोक्त के आधार पर यदि पी प्लस क्यू डिवाइड आर इंटू एस माइनस टी है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन के इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी और क्यू के बीच में संबंध देखते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध देखने के लिए हमें इनके बीच में चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। चिन्ह हमें दिया है प्लस, और प्लस का अर्थ है बहन, ठीक है। तो पी क्यू की कौन हो जाएगी, पी क्यू की हो जाएगी बहन। तो यहाँ हमने पी को क्यू की बहन बना दिया है, और बीच में लिख देंगे एस यानी कि सिस्टर। फिर हम देखेंगे क्यू और आर के बीच में संबंध, बीच में चिन्ह है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ हमें दिया है पत्नी, यानी कि क्यू आर की हो जाएगी पत्नी। क्यू कौन हो गई, क्यू आर की हो गई पत्नी, तो आर हो गया पति, और बीच में लिख देंगे वाइफ यानी कि पत्नी। फिर देखेंगे आर और एस के बीच में संबंध, बीच में चिन्ह है एस, एस का मतलब है पिता, तो आर एस के कौन हो जाएंगे, आर एस के हो जाएंगे पिता, बीच में लिख देंगे एफ यानी कि फादर, और एस के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। फिर हम निकालेंगे एस और टी के बीच में संबंध, चिन्ह है हमारा माइनस, तो माइनस का अर्थ है भाई, तो एस हमारा कौन हो जाएगा, एस हमारा टी का हो जाएगा भाई, यानी कि बीच में लिखेंगे ब्रदर, और एस को करेंगे हम प्लस। टी के बारे में हमें ज्ञात नहीं है कि टी माइनस है या प्लस है, मतलब कि लड़का है या लड़की। संबंध क्या पूछ रहा है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी की कौन है। तो आप यहाँ बताइए, पी क्यू की कौन हो गई, बहन, ठीक है, क्यू की बहन हो गई, और क्यू आर की कौन है, पत्नी, तो पी आर की कौन हो गई, साली, आर पी का कौन हो गया, जीजा, ठीक है। अब हम देखेंगे आर का पुत्र कौन है, एस, जब आर का पुत्र एस है तो क्यू का भी पुत्र एस ही होगा, ठीक है। जब एस होगा तो फिर टी कौन होगा, लड़का या लड़की, मतलब क्यू का बेटा या बेटी। जब क्यू का बेटा या बेटी होगा उसके लिए पी कौन होगी, तो उसके लिए पी हो जाएगी माँ की बहन यानी कि मौसी। पी टी की कौन हो जाएगी, माँ की बहन यानी कि मौसी। अगर मौसी दिया होता तो हम मौसी लगा देते, चूँकि माँ की बहन दिया है तो माँ की बहन, फिर ऑप्शन नंबर 3 पे हम टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
बहुत ही घुमावदार सवाल है ये। इसमें क्या करेंगे हम, 10 का 26 से हमें संबंध देखना है, और इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा 50 का किस संख्या से संबंध है। तो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं लगभग 350 के आसपास सभी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 10 का 3 में गुणा कर देंगे। सबसे पहले 10 का करेंगे 3 में गुणा, तो हमारे पास हो गया 30, और उसमें से 4 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 26। यहाँ देखने वाली बात ये है कि 3 है और 4 है, गुणा किया 3 का, माइनस करा 1 प्लस का। ठीक है, तो अब 50 में, चूँकि यहाँ 350 के आसपास है, तो 50 में मजबूरी है हमारी 7 का गुणा करने की। कितने की, 7 का गुणा करने की। तो जब 7 का गुणा करेंगे तो फिर माइनस कितने का हो जाएगा, इससे 1 प्लस होगा, तो माइनस हो जाएगा फिर 8 का। ठीक है, तो 50 × 7 हमारे पास होगा 350, और माइनस 8 जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 342, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इसमें ए वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि y का अर्थ भाग, n का अर्थ गुणा, m का अर्थ प्लस और g का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास 100, n की जगह हमें क्या करना है, n को हमें बदलना है गुणा से, गुणा कर दिया। फिर है g को हम बदलेंगे माइनस से, माइनस कर दिया। फिर है y को हमें बदलना है भाग से, भाग कर दिया यहाँ हमने। फिर है m को बदलना है हमें प्लस से। अब 100 और 80 इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा, 8000। फिर माइनस का चिन्ह है बीच में, 40 में 20 का भाग लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, प्लस कर देंगे हम 10 का। ठीक है, अब -2 में से प्लस का 10 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8। कितना बचेगा, 8, और प्लस का हमारा हो जाएगा 8000। कितना, 8000। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8008, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ हम कोई भी एक संख्या ऐसी देख लेंगे जो हमें सब में मिल रही है, मतलब चारों आकृतियों में मिल रही है, उसके बाद चारों ऑप्शनों में भी मिल रही है। ठीक है, कोई भी संख्या, अक्षर या चिन्ह। तो यहाँ हम सबसे पहले बी को देखेंगे। बी की पोजीशन क्या कह रही है, बी पहले में हमारा यहाँ है, दूसरे में यहाँ है, मतलब ऐसे जाके ऐसे आ गया दूसरे वाले में, फिर दूसरे में यहाँ है, तीसरे में यहाँ है, तो फिर से वो ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। देखो, पहले में ऐसे जाएगा तो यहाँ आ गया बी हमारा, फिर दूसरे में बी ऐसे जाएगा तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ आने के बाद तीसरे में, चौथे में बी हमारा कहाँ चला गया, बी हमारा चला गया यहाँ, तो फिर यहाँ एक लाइन ऐसी जाएगी बी की। अब बी की जब बात आएगी ना, अगला बी कहाँ जाएगा, तो फिर इसकी एक लाइन जाएगी ऊपर। ठीक है, तो बी के लिए जब लाइन ऊपर जाएगी तो बी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ बी किस ऑप्शन में है, यहाँ बी हमें दिख रहा है पहले में और चौथे में, तो दूसरे को और तीसरे ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे फिर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद कोई एक साइन हमारा क्या कह रहा है। अब आप इनमें अगर अक्षरों की तुलना करेंगे तो इसमें भी ये तीनों अक्षर एक लाइन में दिए हैं और इसमें भी दिए हैं, तो इनको छोड़ देंगे हम। भी और एन यहाँ दिया है तो भी और एन यहाँ भी दिया है हमारे पास। हमें टी और 6 के बारे में देखना है केवल। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास 6 यहाँ है, इसके बाद यहाँ भी 6 है हमारे पास, फिर यहाँ भी 6 है। जब इन तीनों में 6 है तो टी तो फिर हमारे पास होगा ही नहीं, तो फिर इस वाले में टी कैसे आ जाएगा, तो फिर हमारा फिर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी है, चौथे में भी है, तो फिर 6 जब पाँचवें में आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे इसको हम चेक करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द क्या है हमारे पास, शब्द है हमारे पास इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, क्या शब्द है इंग्लिश। इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का क्या तरीका है, वर्णमाला में हमारे पास सबसे पहले जो अक्षर आता है उसको पहले लिखेंगे, तो ई आएगा हमारा सबसे पहले। ठीक है, ई के बाद हमारे पास आएगा जी। क्या आएगा, जी। ई के बाद आ गया हमारे पास जी। जी के बाद आएगा एच। एच के बाद आएगा आई।
आई के बाद आएगा हमारा एल, एल के बाद आएगा एन, और एन के बाद आएगा हमारा बचा हुआ एस। अब हम देखेंगे कितने अक्षरों ने अपना स्थान बदला या कितनों ने अपना नहीं बदला। तो पहला हमारा हैगा ई, ई की वही पोजीशन दोनों में है। फिर ई के बाद है हमारे पास एल, हमारे पास डबल नहीं है, ए हमारा आई है, ठीक है। ई के बाद कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसने अपना स्थान ना बदला हो, तो वो हमसे पूछ रहा है अपरिवर्तित रहेगा, तो केवल एक अक्षर, ठीक है, केवल एक अक्षर यानी कि ई एक अकेला ऐसा है जिसने अपना स्थान नहीं बदला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा फिर, यानी कि एक अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है टेस्ट सीरीज में, ये जो हमारी रीजनिंग के एनालिसिस की सीरीज चल रही है ना, इसमें आपने इतना तो पढ़ लिया है कि इस प्रश्न का उत्तर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। mn हमारा एक खड़ा हुआ दर्पण है। इस दर्पण की हमें जो प्रतिकृति यानी कि प्रतिबिंब जो होगा ना वो हमें बताना है। तो इस दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा ना, तो ए वाला जो हिस्सा है ना वो आ जाएगा इधर। तो हमारा ये जो ब्लॉक बंद हैगा ना पूरा, ये वाला हमें किस में मिल रहा है, तीसरे में और दूसरे में। तो पहला और चौथा ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे हम इस वाले चिन्ह को, ए वाला चिन्ह हमारा यहाँ है तो आ जाएगा फिर हमारा यहाँ, ठीक है। चूँकि दूसरे ऑप्शन में हमारा सेम चिन्ह दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ जब बदल गया है, यहाँ नहीं बदला जाएगा, ए वाला चिन्ह इस कॉर्नर पर आएगा फिर बदलेगा। तो इस कॉर्नर पर आगे बदलने में इसको लगेगा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, दूसरा नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 3 लगेगा फिर इसको। तो हम कह देंगे फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला चिन्ह भी है ना, फिर यहाँ आके ये ऐसा हो जाएगा। इनकी क्या है, दिशाएं चेंज हो जाती हैं, जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। इस तरीके से इसको हल करेंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जे, एन, एल और ओ, आई एल और आई के से एक अनुसरण करते हुए संबंधित हैं। उसी प्रकार एन आर पी और एस एम पी एम ओ से संबंधित हैं। एम पी एम और ओ से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एल पी एन क्यू निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस सवाल में क्या होता है, ये दो जो आपको युग्म दिए हैं ना, इन दोनों में लगता है समान नियम। तो जब समान नियम की पहले इनमें हम जांच कर लेंगे, उसके बाद वही नियम हम से जो प्रश्न में पूछ रहा है उसमें नियम लगा देंगे। तो सबसे पहले जे का क्रम देखेंगे। जे का क्रम होगा हमारे पास कितना, 10। एन का क्रम होगा 14, एल का क्रम 12, ओ का क्रम 15, ठीक है। फिर आई का क्रम होगा हमारे पास 9, एल का क्रम होगा 12, आई का क्रम कितना होगा, आई का क्रम फिर से हो जाएगा 9 और के का क्रम हो जाएगा 11। तो पहले जे की तुलना हम करेंगे पहले अक्षर आई से। तो 10 यहाँ है और यहाँ 9 है, तो -1। जब एल से -1 करेंगे 12, 12 से -1 होगा हमारा 11, 11 पे हमारा आ जाएगा के, ठीक है। फिर एन 14 और एल 12 यानी कि -2। पी का हमारा हैगा 16, 16 में से -2 करेंगे तो आएगा 14 और 14 पे हमारा होगा एन, क्या होगा एन। तो फिर चूंकि हमें के और एन ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है साफ साफ, तो फिर हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देंगे केवल 2 ही अक्षरों से ज्ञात करने पर। फिर हम देखेंगे एल 12 और आई 9, -3, तो हमारा एन 14 -3 करेंगे तो होगा 11, 11 पे आ जाएगा हमारा के। इसी प्रकार ओ 15, के 11, -4, 17 क्यू होगा, तो क्यू में से -4 करेंगे तो आएगा हमारा 13 यानी कि एम, के एन के एम।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इस वाले में आपको नियम देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों युग्मों में समान नियम लगता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ प्लस की जगह हमें करना है माइनस और माइनस की जगह करना है हमें प्लस, केवल और केवल। तो 10 × 3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। और 32 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 4, और बीच में है हमारा प्लस, तो प्लस का 4 हो गया यहाँ, और 47 के बाद हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो 47 में से जब 30 जाएगा तो बचेगा 17। 17 और 4 हमारे पास हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो श्रृंखला हमारे पास क्या है, 41, 49, 65, 89, 121 और 141। तो यहाँ हम देखेंगे 41 और 49 में अंतर है हमारा 8 का। ठीक है, फिर 49 और 65 में अंतर है हमारा 16 का। फिर 65 और 89 में अंतर है हमारा कितना 24 का। फिर 89 और 121 यहाँ अंतर है हमारा 32 यानी 32 का। फिर 121 और 161 में हमारा अंतर है कितना 40 का। अब यहाँ हम देखेंगे 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है। तो अब अगला इनमें अंतर 8 का अंतर आ रहा है सब में, तो यहाँ भी जब 8 का अंतर आएगा तो अगली हो जाएगी हमारी 48। कितनी हो जाएगी 48। इस 48 को हमें 161 में जोड़ देना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 209, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत देखने के लिए इस आकृति को आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो पहला आयत हमारा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, 1। उसके बाद दूसरा आयत बनेगा इस तरीके से, 2। ठीक है, 2 के बाद तीसरा आयत बनेगा हमारा यहाँ, केवल यहीं तक। कितने आयत हो गए यहाँ 3। 3 के बाद चौथा आयत बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितने हो गए 4। कितने हो गए 4। पांचवा आयत बनेगा हमारे पास यहाँ। कितने हो गए 5। और छठवा जो आयत होगा ना वो हमारा बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, एक आकृति वाले आयत 5 और 2 आकृति वाला आयत 1, 3 और 4। अब बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास 20, माइनस को हमें बदलना है प्लस से, प्लस करेंगे यहाँ हम 80 का। 80 के बाद है इनटू, इनटू को बदलना है हमें डिवाइड से, डिवाइड करेंगे 16 का। फिर है डिवाइड, डिवाइड को हम यहाँ बदल देंगे इनटू से, इनटू करेंगे 5 का। फिर है प्लस, प्लस को हमें बदलना है माइनस से, माइनस कर देंगे हम 15 का। अब डिवाइड और इनटू आपको एक ही संख्या में मिले तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। तो 80 में जब 16 का भाग लगाएंगे तो बचेगा आपके पास 5। 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो आपको बचेगा 25। कितना बचेगा 25। माइनस का 15 यहाँ और प्लस का 20 यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10। 10 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल कुछ नहीं करना है आपको इन सवालों में, केवल और केवल चिन्ह बदलना है। बहुत ही सरल सवाल है, सेकंडों में आंसर निकल आता है इसका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।